वो माननीय बीजेपी के नेता परहेज नहीं करता हूं बोलने में। अरे आप लोग बीजेपी में रहकर अपने क्षेत्र के सांसद से नहीं कह पाते कि आप माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है, मान्यता लागू करवाने में क्यों देरी कर रहे हैं? लेकिन 2027 नजर आ रहा है। लड़ सकते हो, लाठी खा सकते हो, जेल में जा सकते हो, मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं, खून बहा सकता हूं, आप बहा सकते हो। तो 4 साल से हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को, और आज 30 लाख की आबादी डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो रही है। कर्मचारी 5200 था, आज घटते घटते 3000 रह गया। मानक है सरकार का, उसके अनुकूल चलो। बिल्कुल सरकार का मानक है 10,000 की आबादी पर 28 कर्मचारी तैनात होने चाहिए कि सफाई, दवाई और सुरक्षा, ये तीनों देश की आवश्यक सेवा में आता है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, मैंने बड़े बड़े बात स्पीच सुनी, बड़े जोश भी थे, लेकिन मैंने ये देखा बहुत अच्छी तरह मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने एक गेम खेला है। जो ये सरकार गुगली जैसे होते नहीं, गुगली के वो काम किया इन्होंने। तो यहाँ भी योगी सरकार है और वहाँ भी मोदी जी हैं, तो लागू करने में क्यों विलम्ब है? मैं आपकी बात, भावनाओं को समझ गया और ये भावना सही भी है, क्योंकि जब इतना बड़ा काम धारा 370 जो सालों से नहीं हट पाई, उसको कोई हिला नहीं पाया, और राम मंदिर जिसको कोई बना नहीं पाया, कब से लड़ाई चल रही है 500 साल से बताते हैं, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो जाता है। लेकिन ये मामूली सा काम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर छोड़ दिया, वो जो राज्य सरकारें हैं, चलिए दूसरी सरकार है उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ बीजेपी सरकार है जिस राज्य में, उनको तो तुरंत लागू होना चाहिए था। तो ये मैं मोदी जी से, आपके मन से और योगी जी से कहना चाहता हूँ, अरे ये खेल मेरे समाज के साथ मत खेलो और इसे लागू कराओ। और ये जो वंचित समाज है, जितना भी सोचकार समाज है, हेल है, डूम है, सासी है, मतलब अनेकों समाज है सोचकार में, इनकी संख्या जाटों से बहुत ज़्यादा है। मुझे कई बार ऐसा किया है, मुझे सरकार से जो एमएलए के रूप में खर्चा, यात्रा भत्ता, जो मुझे रेलवे का, हवाई जहाज का, जो मुझे तनख्वाह या पेंशन मिलती थी, वो मैं हमेशा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करता हूँ। तो जो भी बच्चे हों वो पढ़ाई में इसलिए महरूम न रह जाएं कि पिताजी के पास, माताजी के पास पैसा फीस भरने के लिए नहीं है। तो वो बच्चे आ जाए, आके मेरे से उसके बारे में कहेंगे, तो वो पढ़े हैं, मेरे को जानते हैं, तो कोई ऐसी बात होगी तो रेगुलर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी सबके साथ उन्हें आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे पढ़ा रहे हैं, अपने समस्या के बारे में हमें विचार किया है। मैं आपको बड़ा आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मनोज्ञानी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हम एक प्रदेश में अध्यक्ष हैं, आपका धार्मिक मंत्री के सभी पदाधिकारी बड़े कर्मठ हैं, और इनको आप बता दें, हम लोग अपना प्रतिनिधि मंडल जितने 5 साल के लोग होंगे, और इसी तरह की बात नहीं, केवल हम सफाई कर्मचारी के संबंध में क्या कर माननीय मुख्यमंत्री हम लोग ले चुके 2 बार, लेकिन वो हमारे प्रार्थना पत्र रद्दी की टोकरी से। हाँ, आप बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में भारत के हमारे बहुत नामचीन जागो समाज से बैठे हुए हैं, और मैं उनका मंच में स्वागत करता हूँ समाज के नाते। और पूरे भारत में इन्होंने उपवर्गीकरण का जो काम किया है तो ये सराहनीय है, और मैं चाहूंगा एक बार मंच पर आए, आपका स्वागत है। ये अपने समाज का बहुत बड़ा चैनल है, इस पे काम कर रहे हैं। मैं रविंद्र बेद। हेलो साथियों, आज इतना भाग्यशाली दिन है, बड़ी बड़ी शख्सियतों से, बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े समाजसेवी हमारे बीच
कार्यक्रम विधिवत कार्यक्रम हमारे सामने सुनील अंजाना जी आए हैं। काफी दूर से लोग यहाँ आए हैं और उनको जाना भी है। संक्षेप में थोड़ा समय रखें, उनकी भी बात होनी चाहिए जो रात भर जग के आपकी नगरी तक आए हैं। उनको भी 2 मिनट का उनको भी अपने विचार रखेंगे। समय का विशेष ध्यान रखें, समय ज्यादा हो रहा है। धन्यवाद भाई। सभी अम्बेडकर साहब के चरणों में मेरा नमन। सम्मानित मंच और आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रविंद्र वैद जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री विनेश मनोटिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद वाल्मीकि जी, आदरणीय चेतन चिनैया जी, आदरणीय राम कुमार जी, आदरणीय राजकुमार सिद्धार्थ जी, आदरणीय राजकुमार आर्या जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो आयोजन कर रहे हैं विनेश मनोटिया जी, बब्बू वैद जी, बड़ी बहन ज्योति जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई मोनिंदर सूद जी, आदरणीय बड़े भाई अजय हितेशी जी, भाई वीरभान वाल्मीकि जी और तमाम समाज के मेरे बुद्धिजीवी लोग। साथियों, आरक्षण में वर्गीकरण यह हुआ कि हर जिले के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सभाएं होनी चालू हो गई कि ये क्या आदेश आया है। इस आदेश की व्याख्या भी मैं करूंगा। ये क्या आदेश है? क्या ये आदेश है 565 पेज का। ये आदेश है पंजाब बनाम देवेंद्र आदि के नाम से ये आदेश आया, जिस आदेश के अंदर कहा गया कि वंचित समाज जो है, जिन समाज के जो समाज सुख सुविधाओं से, जो समाज काफी वर्षों से उसी स्थिति में है कि समाज की दैनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आज नहीं सुधर पा रही है, उस समाज को उसका हक मिलना बेहद आवश्यक है। जगह जगह आंदोलन हुए, जगह जगह चर्चाएं चली। आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया कि अपने अपने राज्य के अंदर इसे लागू किया जाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण होता क्या है, इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो इस देश के अंदर आरक्षण 49.5% है, जिनमें से 27% ओबीसी को समाज को मिलता है, 15% एससी समाज को मिलता है और 7.5% एसटी समाज को मिलता है और जनरल समाज को माननीय विधायक महोदय यहाँ से चले गए हैं, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% मिलता है। उस 15% के अंदर समाज की क्या स्थिति है बता देना चाहता हूँ। साथियों, उस 15% के अंदर हम कहीं भी नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक विद्यालय हैं, उन माध्यमिक विद्यालयों में बताइए हमारे कितने टीचर्स हैं? मुश्किल से 3 या 4। अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है सरकारी रूपरेखा के अंदर, तो वहां पर जैसे अभी इंस्पेक्टर्स की भर्ती आएगी, मेरे भाई बैठे हैं एडवोकेट मोहन बेदी जी, क्या भाई साहब 10 से 20 इंस्पेक्टर होंगे? नहीं है। तो ये खेल क्यों खेला जा रहा है हमारा साथ? जब हमें कहा जाता है कि हम भाजपा के वोटर हैं, हमें कहा जाता है हम कांग्रेस के वोटर हैं, जब ये सरकार सत्ता में आ जाती है तो हमें क्यों भूल जाती है? आज सेंटर में आप हैं, स्टेट में आप हैं, क्यों लागू नहीं करते? क्यों देरी करते हैं? क्यों नहीं करते लागू? मैं पूछना चाहता हूं क्या हमें हमारे हक की हमारा हक हमें मिलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? बताइए। एक घर के अंदर 2 बच्चे रहते हैं, एक को आधी रोटी और एक को 1 रोटी, क्या ऐसी तरह से परिवार चलता है? नहीं चलता है। साथियों, दूध तो सभी ने देखा होगा, जब दूध को पकाया जाता है उस पर मलाई आ जाती है। वो मलाई खाने का कार्य जाकर समाज कर रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ। दूध से जब चाय बनती है तो उसमें एक झिल्ली सी आती है, वो झिल्ली वाल्मीकि समाज को काफी वर्षों से की जा रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा। कौन कहता है कि वाल्मीकि समाज शिक्षित नहीं है?
वाल्मीकि समाज शिक्षित है, वाल्मीकि समाज ने राम का नाम दिया है, वाल्मीकि समाज ने काशी राम दिया है, वाल्मीकि समाज ने संविधान दिया है और देश संविधान से चलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। आप 75 जिलों में अपनी कमेटी घोषित कीजिए और 75 जिलों की कमेटी डिसाइड करेगी कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू लिया है इस आदेश पर। रिव्यू का मतलब वो पुलिस से देखेगी। इससे पहले आप सब लोगों को क्या रणनीति तैयार करनी है? आप सभी लोगों को 75 जिलों में अपने नियम को ज्ञापन देना है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और एक बड़ी रणनीति दिसंबर के अंदर मैं चाहता हूँ मिनट की तरह से ही होनी चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति यहाँ से चालू हुई थी, तो यह आंदोलन भी यहीं से चालू होना चाहिए। और आपके साथ ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्लब में आपके साथ 1000 से 15 एडवोकेट्स देने का कार्य नहीं होगा। जहां भी आरक्षण पर बात हो रही है वो माननीय बीजेपी के नेता परहेज नहीं करता हूं बोलने में। अरे आप लोग बीजेपी में रहकर अपने क्षेत्र के सांसद से नहीं कह पाते कि आप माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है, मान्यता लागू करवाने में क्यों देरी कर रहे हैं? लेकिन 2027 निकल आ रहा है। अभी जो आपको चुनाव के अंदर पिछले चुनाव में लोकसभा के चुनाव में जो सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश से, उसका जख्म भरने का काम बीजेपी वालों को मिल गया। ये लोग गलियों में घुसने से भी डर रहे थे। और दूसरी बात मैं बता दूं, आरक्षण का मुद्दा तो है जो हमारे 3-4 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर छूट गए हैं, जिनका वेतन संविधान में मिलना चाहिए था। क्या आपके सांसद जी जो राम का रूल भी अदा कर चुके हैं, एक कलाकार भी रह चुके हैं और हमारे लोगों ने उनके लिए वोट मांगने का काम किया है, क्या वो मेरठ जिले के संविधान को बहाल नहीं करवा सकते? और एक चीज और देखिए आप, माननीय यहाँ के सांसद जी और क्षेत्र के विधायक जी, इनकी हिम्मत नहीं है कि वाल्मीकि समाज के बारे में ये माननीय मुख्यमंत्री से बात भी कह सके। अभी विधायक जी को मैं सुन रहा था, विधायक जी गोल मोल करके आप बहुत अच्छे हो, मेरा परिवार ये कहता था, बहन है अगर आप इतना प्रेम करते थे आपका परिवार, तो विधानसभा में आप जाएंगे वाल्मीकि समाज को मैं पक्ष का विधायक आपसे विनती कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी कि संविधान और मेरे को एक समान वेतन देने का काम करें। लेकिन नहीं, अब मेरठ में आ जाइए आप, यहाँ पर 20 साल से महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे नौजवान सफाई का कार्य कर रहे हैं। आज तक यहाँ के बीजेपी के नेता जो यहाँ पर मेरठ के बैठे उनसे मेरा निवेदन है, अरे भाई कब तक दरी बिछाने का काम करोगे आप? कब तक इनकी चापलूसी करोगे और कब तक मोर्चे का पद लेने का काम करेंगे? क्या 2027 हिंदू सरकार के नाम करिए, कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उसका निदान कराने का वादा करवाइए और जब जाके बोली पर वोट दीजिए। अभी मुझसे पूर्व हमारे भाई ने बहुत जोरदार अपनी स्पीच दी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाल्मीकि समाज आज अपनी मुखर होकर, और सबसे अच्छी बात ये कि पूरी जानकारी रखने के बाद, आज जागरूक होने के बाद अपनी जो आवाज मुखर होकर रख रहा है, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आरक्षण वर्गीकरण की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी और 21 तारीख को जो भुआ भतीजों ने भारत बंद करने का जो ऐलान किया था,
तो विकास कांगड़ा ने उनके खिलाफ उनके सामने जाके गुलदस्ता देने का सुप्रीम कोर्ट में काम किया था। ताली नहीं बजानी है, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों का अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब बोल रहे थे कि सफाई कर्मचारियों की जो बात और हक अधिकार के लिए जो आपके अंदर मैंने जोश देखा, मुझे लगा कि ये बात यहां पर रखनी चाहिए। आप हाँ या ना में बताना, आप अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे आ सकते हैं या नहीं? अपनी रोटी रोजगार के लिए लड़ सकते हैं या नहीं? और जो बहनों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिला, लड़ सकते हो, लाठी खा सकते हो, जेल में जा सकते हो, मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं, खून बहा सकता हूं, आप बहा सकते हो। तो 4 साल से हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला, तीनों दरिंदों को बरी कर दिया गया, उस परिवार को आज तक पूछा नहीं गया, वो परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, भूख प्यास के अंदर अपने परिवार को लेकर सो रहा है, बीमारी से जूझ रहा है। उस परिवार की आप लोगों ने एक बार भी सोच या उनके बारे में कोई बात करने की कोशिश की? यह मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर आप लोग अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान, अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप किसी लड़ाई को नहीं लड़ सकते, क्योंकि मैं मानता हूं कि रोटी से पहले बेटी है, और मैं अपनी बहन बेटी के लिए जेल जा सकता हूं, खून का एक एक कतरा बहा सकता हूं, मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। कल हम अपनी बहन मनीषा वाल्मीकि के घर पर थे, हमारे बड़े भाई सुनील अंजाना जागो समाज चैनल से, और मैं और हमारी पूरी टीम वहां पर थी। और पिछले 1 साल से इस केस को आपके बच्चे, आपके भाई विकास कांगड़ा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब की देन हमने उस केस को लड़ रहे हैं। उस केस को हमारी बहन सीमा कुशवाहा जी के पास जिन दलालों ने भेजा, वो आज बैठ गए संसद के अंदर, और बहन जी पटका पहन के बैठ गए बीजेपी के अंदर, पूरे केस को खराब कर दिया, 4 में से 3 दरिंदों को बरी करवा दिया, कंपनसेशन के नाम से परिवार भटक रहा है, दवाइयां खा रहा है, इतनी दवाइयां हम देख करा रहे हैं, और सिक्योरिटी के नाम से उनको कैद कर दिया गया है। आप लोगों ने सोचा कि एक बार इस परिवार के बारे में भी सोच ले। आप बीती जो समाज पर बीत रही है, वो कर्म अभी रुक नहीं रहा, चाहे वो बहन मनीषा का हो, अनेकों स्टोरों में घटना घटती रहती है, लेकिन हमें कहीं इंसाफ नहीं मिली। कारण है कि जिस दिन हम लोग एक छत के नीचे पूरी ताकत के रूप में एक हो गए, कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम पर जुल्म न करे, लेकिन हमें संघर्ष करना होगा, एक होना पड़ेगा, और जो संगठन छोटे छोटे हमारी जेबों में पड़े हैं, उन्हें खत्म करके पूरा एक संगठन, छोटी दुकानें बंद करो, होलसेल की एक बड़ी दुकान तैयार करो। चलिए, यहाँ पर जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और आज 1 दिवसीय यहाँ पर अधिवेशन किया जा रहा है सफाई कर्मचारी संघ नगर निगम मेरठ की ओर से, तो दिनेश मनोटिया जी हमारे साथ में हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है किस दिशा में जा रहा है, किस लिए आपने बैठक बुलाई है, क्या कार्यक्रम अंदर चल रहा है? सर, ये उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ में प्रदेशीय उपाध्यक्ष हूँ जी, और 20 साल मंडल अध्यक्ष रहा, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक नॉमिनेट जीत के आया हूँ मैं नगर निगम से जी अध्यक्ष पद के लिए। कारण ये है कि दिन प्रतिदिन सफाई मजदूरों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। सफाई मजदूरों का कहीं कोई उद्धार नहीं हो रहा। चुनाव होता है, सरकारें बनती हैं, वोट लेती हैं, मंत्री सब कुछ बनते हैं, लेकिन हमारी हालत
आज भी वैसी बनी हुई है। हमारे परिवार के लोग, बच्चे हमारे 30-30 वर्षों से लगे हुए हैं, रिक्त स्थानों पर लगे हुए हैं। कायदे में परमानेंट के हकदार हैं हम, लेकिन आउटसोर्स में कर रखा है उन्होंने। समान कार्य समान वेतन जो लागू होना चाहिए वो नहीं दे रही है। और मानक के हिसाब से पिछले 35 वर्ष पहले भर्ती हुई थी सफाई मजदूरों की, उस समय प्रदेश की आबादी 15 लाख थी, सिटी की, महानगर की जी। और आज 30 लाख की आबादी डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो रही है। कर्मचारी 5200 था, आज घटते घटते 3000 रह गया। तो हमारा ये बढ़ने की बजाय घट रहा है, घट गया। कर्मचारी क्राइटेरिया तो बढ़ा है। हमारा ये कहना है कि आप हमारी मत सुनो, जो मानक है सरकार का उसके अनुकूल चलो। बिल्कुल, सरकार का मानक है 10,000 की आबादी पर 28 कर्मचारी तैनात होने चाहिए। इस समय 30 लाख की आबादी है तो 8,400 कर्मचारी बनते हैं, जो कि सर्वे में भी आ रहा है। और कर्मचारी मात्र यहाँ 3,000, और 3,000 में भी 2415 आउटसोर्स, जिन्हें मात्र 15,000 मिल रहे हैं। और परमानेंट घटते घटते आज 585 रह गए। तो ये व्यवहार जो है सौतेला, कहते हैं हमने 5 लाख रोजगार दे दिए, 2 लाख रोजगार दे दिए। भाई पहली बात तो आपके चैनल से हम ये कहना चाहते हैं बिंदु, कि सफाई, दवाई और सुरक्षा ये तीनों देश की आवश्यक सेवा में आता है। ये टेम्परेरी नहीं है कि हटाओ और लागू करो। जब तक दुनिया रहेगी सफाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए और दवाई चाहिए। ये रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की चीजें लेके संतरी से मंत्री तक हमारा सफाई कर्मी काम करता है। तो आपने इसमें ठेका क्यों दिया? ठेके का तो औचित्य नहीं बनता। ठेकेदारी तो उस काम में होती है जो टेम्परेरी व्यवस्था होती है। तो ठेकेदारी का जो फंदा हमारे गले में डाला है, इससे हम मुक्ति चाहते हैं। सफाई में ठेका नहीं चलेगा। भर्ती जब भी हो, माना कि आप परमानेंट नहीं कर रहे, कम से कम संविदा पे भर्ती करो, जिससे 20 से 25 हज़ार एक फैमिली पल जाए, 2 वक्त की रोटी खा ले। 9,000, 15,000, 10,000 में कोई भला नहीं हो रहा। तो ये हमारी शासन स्तर की मांगे हैं। लेकिन संविदा भी देखिए विनेश जी, संविदा पे भी अगर लगाया जाए तो भी लोग संविदा पे लगाकर जो है, लेकिन वो उनके ऊपर जो लागू करते हैं नियम, वो तो ठेकेदारी वाले ही होते हैं। आपको भी पता है इस बात का। और उसमें लिखवा भी लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पे साइन भी लोग कर देते हैं। लेकिन अगर संविदा पे लगाया जाए तो कानूनन जो है उन्हें 280 हाजिरी के बाद, जैसे 40 के आपात जो है वो पक्का किया जाना चाहिए, परमानेंट किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इस देश में पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इस पर जो है कानून अपने अलग से नियम बना दिए गए हैं, और इसमें जो गुलामी जो कराई जा रही है मजदूरों से, सफाई कर्मियों से, उस पर जो एक बड़ा सवाल बनता है। नहीं, इसमें हमारा मान्यवर जी ये कहना है, अब आउटसोर्स है, इसमें कर्मचारी आता है, क्या तो वो मौत के मुंह में जाता है, क्योंकि इतना गंदा काम कर रहा है, अनेकों बीमारी से पीड़ित है, उसको खुद नहीं पता। रिटायर होगा 1 रुपया नहीं, पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन। और संविदा का जहाँ तक सवाल है, तो संविदा 2006 में आई थी, 2100 रुपये का वेतन था। तो आज बढ़ते बढ़ते 23-24 हज़ार रुपये मिल रहा है। 6 महीने में 2 बार वेतन बढ़ता है। उसमें एक चांसेस भी हैं। हम कभी किसी ज़माने में डेली उसमें भर्ती हुए थे, तो 7 साल काम किया, और 3-2-92 में कल्याण सिंह की सरकार आई, और सुबह अखबार पढ़ा कि समस्त उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाता है। तो अगर हमें संविदा का भी दर्जा मिल जाए, आउटसोर्स से बेहतर, कायदे में तो परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं परमानेंट पूरे देश में नहीं है। तो पूरे देश में नहीं है तो आप कम से कम संविदा में तो भर्ती करो, या उसका मानक तय करो कि कम से कम सफाई कर्मचारी को हर माह इतना वेतन मिलेगा, जिससे परिवार का गुजारा हो सके। तो आज ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये वर्गीकरण के खिलाफ,
और जो हमारा सफाई मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन गुलाम, और कहते हैं लोग सफाई नहीं हो रही। तो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हमारे रविंद्र वैद साहब की अध्यक्षता में ये पूरे प्रदेश का 1 दिवसीय सम्मेलन। जी चलिए उनसे एक सवाल ले लेते हैं। तो अध्यक्ष साहब, आज के सभापति आप हैं और सभापति महोदय जी सबको सुन भी रहे हैं, कैसे विचार आए हैं आपके सामने? आजकल युवा जो है, युवाओं में क्रांति भरे जो है आप भाषण सुन रहे हैं, उनके दर्द को सुन रहे हैं, समाज के दर्द को सुन रहे हैं। तो वर्गीकरण को लेकर जो आपने जो आज 1 दिवसीय जो बैठक की है, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जी, मैं रविंद्र वैद और करीब 40-45 साल से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। कोई आंदोलन ऐसा नहीं समाज का इसमें शरीक ना हुआ हूँ। और 1978 में मैं छात्र संगठन का नेता भी रहा हूँ। जी। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, मैंने बड़े बड़े बात स्पीच सुनी, बड़े जोश भी थे, लेकिन मैंने ये देखा बहुत अच्छी तरह मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने एक गेम खेला है। जो ये सरकार गुगली जैसे होती नहीं, गुगली के अंदर वो काम किया इन्होंने क्या किया, आप थोड़ा सा मैं विस्तार से अगर समझाऊंगा तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में कल्याण सिंह की सरकार आई, उन्होंने क्या किया, जबकि सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, यहाँ मस्जिद तोड़ी, और जैसे मस्जिद तोड़ी और जब इनकी सरकार आई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश करा के मंदिर भी बना दिया। इसी तरह से 370 धारा 370 मतलब मिनट भर में इन्होंने निरस्त करा दी सुप्रीम कोर्ट के कहते ही। और इसके बाद आप देख, बहुत बड़ा खेल है, 3 तलाक इतने, किसी भी मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम ने इनका मतलब पक्ष नहीं किया, विरोध में थे, जबरदस्ती लागू कर दिया। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये हमें प्रसाद दिया है और उन्होंने सिफारिश की है आपसे कि भाई अपने अपने स्टेट में लागू करें, तो यहाँ भी योगी सरकार है और वहाँ भी मोदी जी हैं, तो लागू करने में क्यों विलम्ब है? मैं आपकी बात, भावनाओं को समझ गया, और ये भावना सही भी है, क्योंकि जब इतना बड़ा काम, धारा 370 जो सालों से नहीं हट पाई, उसको कोई हिला नहीं पाया, और राम मंदिर जिसको कोई बना नहीं पाया, कब से लड़ाई चल रही है, 500 साल से बताते हैं, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो जाता है। लेकिन ये मामूली सा काम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर छोड़ दिया, वो जो राज्य सरकारें हैं, चलिए दूसरी सरकार है उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ बीजेपी सरकार है जिस राज्य में, उनको तो तुरंत लागू होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल आपका सवाल जो है वाजिब है। और मैं कुछ कहना चाहूँगा, दरअसल मैं मोदी जी से, आपके मन से और योगी जी से कहना चाहता हूँ, अरे ये खेल मेरे समाज के साथ मत खेलो और इसे लागू कराओ। और ये जो वंचित समाज है, जितना भी सोचकार समाज है, हेल है, डूम है, सासी है, मतलब अनेकों समाज है सोचकार में, इनकी संख्या जाटों से बहुत ज़्यादा है। आप अगर इनको एक मंच पर ले आए, पर ये बेचारे मजबूर को और मजबूर कर रहे हैं। मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी से, इसे जल्दी से जल्दी लागू कराएं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये हैं सभापति महोदय जी और विनेश मनोटिया जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं और यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम किया है। लोग सभी सुनने वाले हैं, बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुन रहे थे अपने नेताओं की बात, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, महिला इकट्ठा हुई थी, और जो कर्मचारी समाज है, जो सफाई कर्मी समाज है, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।